हेलो फ्रेंड्स। सो अब हम बहुत दिन बाद लेक्चर अपलोड कर रहे हैं क्योंकि मैं PT 365 का वेट कर रही थी कि आपको PT 365 ज़रूरी है क्योंकि एज़ वी नो प्रीलिम्स हमारा बहुत ज़्यादा डाइसी होता जा रहा है धीरे धीरे। तो उसके लिए PT 365 कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो आई थिंक पॉलिटी की जो PT 365 है विजन IAS की वो आज ही आई है, इसलिए मैं पॉलिटी का जो हाफ पार्ट है वो मैं आज आपको कंप्लीट करा दूंगी और आप आज ही जाके सारे वीडियोस देखिए। और एस्पिरेंट्स वाले चैनल में जो है आपको ये वीडियोस के लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आज जाके आप पूरे लेक्चर देखिए। ये वाला जितना भी मैं पढ़ाती हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो जो भी आपको आगे प्रॉब्लम हो वो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी अगर आप चाहेंगे तो मैं पर्सनल आपको नंबर दूंगी, बट आप लोग पढ़ते नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा मतलब क्या होता है जब स्टूडेंट पढ़ता है तो टीचर को भी मज़ा आता है पढ़ाने में। सो इसलिए अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और आप लोग बिल्कुल देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बिल्कुल पढ़िए बहुत अच्छे से और दूसरों को भी रिकमेंड करिए कि यहाँ पे ये टीचर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप प्लीज़ उनको रिकमेंड करिए अगर आपको अच्छा लगे कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉलिटी पार्ट। अभी हमको पता है कि जून में हमारा एग्ज़ाम है, तो हमको सबसे पहले पॉलिटी पार्ट आया है, तो पॉलिटी पार्ट के वहाँ की PTs आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पॉलिटी पार्ट का जो हाफ वाला पार्ट है वो मैं आज कंप्लीट करा देती हूँ और आज ही आपको लेक्चर मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इश्यूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन आज हम खत्म करेंगे। फिर फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट खत्म करेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन खत्म करेंगे एंड जुडिशरी आज खत्म करेंगे। ओके, सो दीज आर द लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स जो हम 4 चैप्टर्स जो हैं हम पढ़ाएंगे। ओके, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि जो क्विज़ है वो भी मैं कंप्लीट कराऊं, जो विजन IAS का क्विज़ आता है वो भी मैं कंप्लीट कराऊं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इश्यूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी पहला जो टॉपिक है इसमें लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये क्यों है न्यूज़ में कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि उन्होंने बोला है कि 75% पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि 75% कोटा जो है प्राइवेट जॉब्स जो भी है हमारे वहाँ पे वो हम लोकल्स को प्रोवाइड करेंगे। मतलब 75% सीट्स जो है हम लोकल्स वहाँ पे होंगे जो पंजाब हरियाणा के खुद रेसिडेंट्स हैं, और बाकी जो आएंगे 25% वो बाहर से आ सकते हैं, बाहर के स्टेट से आ सकते हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी ये चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी ऑर्डर है मतलब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का टू हॉल्ट 75% कोटा इन प्राइवेट जॉब्स फॉर लोकल्स। ओके, सो हरियाणा तो मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 जो कि अभी आया था जनवरी 15 2022 में। हरियाणा जो है वो पहला स्टेट नहीं है जिसने कुछ ऐसा मूव पास किया है। अदर स्टेट जो है जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उन्होंने ऑलरेडी रिजर्व की है सीट्स जो है प्राइवेट जॉब्स की जो भी सीट्स हैं वो अपने लोकल्स के लिए ही रिजर्व की है। बट ऑल ऑफ देम जो है बहुत ज़्यादा हर्डल्स में आई है, बिकॉज क्या होता है कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है कि आप रेसिडेंस बेसिस पे किसी भी चीज़ को स्टेट गवर्नमेंट जो है रेसिडेंस बेसिस पे किसी को अपने लोकल के लिए सीट रिजर्व नहीं कर सकती है, क्योंकि अदर स्टेट्स जो भी अदर पर्सन है उसके उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये हम आगे में पढ़ेंगे क्योंकि आर्टिकल 16 आपने पढ़ा होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का, उसमें बोला है कि एम्प्लॉयमेंट में हम कैसे सीट्स को रिजर्व करते हैं। ओके, तो उसमें पार्लियामेंट जो है वो रेसिडेंस प्रोवाइड करेगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये वाला पॉइंट अंडरस्टैंड हो गया होगा कि अभी क्या हुआ है, क्यों है न्यूज़ में कि पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि 75% सीट्स जो है वो प्राइवेट जॉब में वो लोकल्स को देंगे, और वो हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया है जो कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। ओके, हाई कोर्ट ने जो मना किया है। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला कि 75% कोटा जो है वो प्राइवेट जॉब्स में लोकल को, मतलब उन्होंने क्या बोला, हाई कोर्ट ने बोला कि हम नहीं देंगे, और हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला कि हमको देना है, हमको ज़रूरी है देना, इसलिए उन्होंने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो चैलेंज कहाँ पे किया है, सुप्रीम कोर्ट में। ओके, अंडरस्टैंड हो गया। Now let's come to the related information on issues of legislation for sons of the soil. Sons of the soil का मतलब है कि जो भी वो सॉइल में पैदा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में कोई पैदा हुआ है तो हरियाणा का जो बच्चा है दैट इज कॉल्ड सन्स ऑफ द सॉइल। ओके, सो 2020 अनाउंसमेंट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया था कि उन्होंने सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वो अपने जो स्टेट के बच्चे थे उन्हीं के लिए रिजर्व कर दी, कि जितने भी फॉर एग्जांपल मैं अगर मध्य प्रदेश में पैदा हुई हूँ तो मेरे लिए मैं ही
ये एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो सारी सीट्स जो है हमारे लिए रिजर्व कर दी गई। कोई बाहर का इंसान फॉर एग्जांपल दिल्ली का, लखनऊ का, यूपी का कहीं का आके हमारे यहाँ पे कई एग्ज़ाम नहीं दे सकते, जिसके कारण बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज्ड हुए रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, जो कि मैंने आपको बताया। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से कहाँ तक है? आर्टिकल 18 तक है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर हम बात करें ऑन इश्यूज ऑफ लेजिस्लेशन फॉर सन्स ऑफ द सॉइल, तो आर्टिकल 16 जो है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने बताया था कि हमको जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें हर पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट देना है और हमको प्रोहिबिट करना है कि कोई भी स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट ना करे किसी भी पर्सन को कि उसका बर्थ कहाँ हुआ है या वो कहाँ रहता है, ठीक है, रेसिडेंस का है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 बोलता है कि कोई भी सिटीजन को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, रेस के बेसिस पे नहीं करेंगे, कास्ट के बेसिस पे नहीं करेंगे, सेक्स के बेसिस पे नहीं करेंगे, डिसेंट के बेसिस पे नहीं करेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं करेंगे और रेसिडेंस के बेसिस पे नहीं करेंगे, इनमें से कोई भी, ठीक है। इनके अलावा कोई भी ग्राउंड्स है उनके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक ऑफिस में प्रोविजन जो है ये ये प्रोविजन जो है अदर क्लॉजेस जो है उनसे सप्लीमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि इक्वालिटी गारंटीड करते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 की बात करें तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 जो है वहाँ पे पार्लियामेंट ने बोला है कि ये एक्सेप्शन है कि पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है कि अगर कि जो भी मतलब पार्लियामेंट जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है कि पर्टिकुलर स्टेट में जो है रेसिडेंस ज़रूरी है, ठीक है। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस फॉर जॉब्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट, मतलब वो पार्लियामेंट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं और ये जो है पावर जो है वो पूरी पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है ऐसा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है ऐसा कोई भी रूल नहीं बना सकता। जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला कि 75% जो है सीट्स वो रिजर्व करेंगे, बट हाई कोर्ट ने उनके बोला कि नहीं रिजर्व कर सकते हैं रेसिडेंट्स के लिए और इसी कारण जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने ये जो है पिटीशन जो है फाइल की, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में बोला है कि पार्लियामेंट जो है वो रेसिडेंस प्रोवाइड कर सकती है फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 3, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज पार्लियामेंट। ओके, अब व्हाई डज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल? क्यों प्रोहिबिट करता है? तो हमको पता है कि हमारा इंडिया जो है, इंडिया मतलब एज अ इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है हमारा एक सिंगल सिटीजनशिप कंट्री है। बिकॉज आपको पता है यूएस में जो है यूएस की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है प्लस स्टेट की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, बट इंडिया में आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई, मतलब आप इंडिया में कहीं भी रह सकते हो, जो कि सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करती है कि लिबर्टी प्रोवाइड करती है कि आप कहीं भी जाके रह सकते हैं, कहीं भी किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में जाके रह सकते हैं। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस कैन नॉट बी क्वालिफिकेशन फॉर ग्रांटिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन एनी स्टेट। तो मतलब कहीं भी आप रह रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अगर आपको किसी जॉब में जाना हो तो आपको उसी रेसिडेंस उसी वहीं पर पैदा होना चाहिए और वहीं का रेसिडेंस होना चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हमारा क्यों हमारा प्रोहिबिट करता है? बिकॉज इंडिया फॉलोज अ सिंगल सिटीजनशिप पॉलिसी। ओके, सो दिस इज द लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। तो हमने क्या पढ़ा? लेटेस्ट रिवाइज। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी 75% कोटा जो है, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला था कि 75% कोटा जो है हम किसको देंगे? प्राइवेट जॉब्स में लोकल को लोकल के लिए रिजर्व करेंगे। बट हरियाणा जो हाई कोर्ट है उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में उनका ऑर्डर, ठीक है। ऐसा सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं किया है, बहुत सारे स्टेट्स जो है उन्होंने रिजर्व की है सीट्स फॉर प्राइवेट जॉब्स के लिए, लोकल्स के लिए, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि प्राइवेट जो हमारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कौन से आर्टिकल है? तो दैट इज आर्टिकल 16 क्लॉज 2, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 3। तो क्लॉज 3 में क्या बोला है कि पार्लियामेंट जो है रेसिडेंस प्रोवाइड करेगी, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, नाउ लेट्स कम टू जुडिशियल स्टैंड ऑन इशू ऑफ लेजिस्लेशन फॉर सन्स ऑफ द सॉइल। इन 1984 की अगर बात करें तो डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या किया था कि कोर्ट एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन दैट सच पॉलिसी वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट डिड नॉट एक्सप्रेसली रूल ऑन इट एज द केस वॉज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। ओके, तो डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला है कि कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है कि ओपिनियन जो होता है इन पॉलिसीज का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो होता ही है एट द एंड, बट वो एक्सप्रेसली रूल नहीं कर पाते कुछ केसेस में, राइट टू इक्वालिटी के केसेस में। ओके, इन 2002 सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट किया, मतलब उसके बाद हम 1995 में सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया कि
observation in Pradeep Jain to strike down a state government policy that give 5% extra weightage to candidate who have studied with Telugu as a medium of instruction। तो उन्होंने बोला जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि 5% जो है वो एक्स्ट्रा वेटेज देंगे उन कैंडिडेट्स को जो तेलुगु मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट किया कि अपॉइंटमेंट जो है गवर्नमेंट टीचर का राजस्थान में इन विच द स्टेट सेलेक्टेड बोर्ड गेव प्रेफरेंस टू एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू द डिस्ट्रिक्ट और द रूरल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी राजस्थान गवर्नमेंट ने जो भी टीचर्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था, टीचर्स को अपॉइंटमेंट किया था, तो वो को ज़्यादा फेवर कर रहे थे जो उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था। फिर 2019 की अगर बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया जो भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमेटी मतलब एसएससी जो कि प्रिस्क्राइब किए थे कि ओरिजिनल रेसिडेंट होने चाहिए यूपी के अलोन, ठीक है, मतलब यूपी अलोन के ओरिजिनल रेसिडेंट्स होने चाहिए। उन्हीं वुमेन्स को प्रेफरेंस दिया था जो यूपी के रेसिडेंट्स है, ठीक है, और कहीं के रेसिडेंट्स नहीं है, तो वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। ओके, सो दिस इज द पॉलिसी और वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड हाई कोर्ट जजमेंट, ठीक है। तो लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। नाउ लेट्स कम टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आई थिंक जब मैंने मंथली मैगजीन स्टार्ट की थी एंड मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन जो है उन्होंने उनका टर्म जो है एक्सटेंड कर दिया है 6 मंथ के लिए, जो कि क्या किसके बारे में बताते हैं, सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, सो अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन का बैकग्राउंड अगर पढ़े तो फर्स्ट अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो बनी थी वो 1953 में बनी थी, जो कि काका कलेलकर के अंदर। फिर 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनी, दैट इज बीपी मंडल के अंदर। फिर 1992 में 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 27% रिजर्वेशन जो है आप ओबीसी को देंगे। फिर 1992 में क्रीमी लेयर जो है वो इंक्लूड किया गया क्राइटेरिया एज पर द इंदिरा साहनी केस जजमेंट 1992। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज क्रीमी लेयर। तो सबसे पहले क्रीमी लेयर पढ़ने से पहले क्रीमी लेयर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं जस्टिस रोहिणी कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है। तो क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर वो एक क्राइटेरिया होता है किसी भी क्लास को डिटरमाइन करने का कि अगर इनकी इनकम इससे ज़्यादा है तो ये जो है इसके अंदर नहीं आएंगे, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो भी रिजर्वेशन है वो उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो क्रीमी लेयर क्या है? हाउस होल्ड जो है जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख और 8 लाख से ज़्यादा है, 8 लाख से ज़्यादा है, वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। और टर्म जो है क्रीमी लेयर वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? सतनाथम कमीशन जो थी 1971 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब अदर कंडीशन जो है जो रिजर्वेशन की प्रोवाइड की गई है इंदिरा साहनी केस के द्वारा, तो रिजर्वेशन उन्हीं को देना है जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो याद कर लीजिए, जनरली टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड बोल देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होने चाहिए। 50% जो है वर्टिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब एज पर एसटी एससी ओबीसी को तीनों को इंक्लूड करके 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आपको नहीं देना है। एंड देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो याद कर लीजिए, इंदिरा साहनी केस में बोला है कि रिजर्वेशन प्रमोशंस में कोई भी रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड नहीं करना है। तो दीज 3 पॉइंट आर वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न इट वेरी थॉरली। रिजर्वेशन जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को देना है। 50% कैप जो है वर्टिकल रिजर्वेशन पे होना चाहिए टोटल मिला के एसटी एससी ओबीसीज, एंड देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू जस्टिस रोहिणी कमीशन। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक 4 मेंबर कमीशन अंडर जस्टिस जी रोहिणी इन 2017। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 340 के अंदर, जहां पे वो बताते हैं कि टू इम्प्रूव द इक्विटेबिलिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अमंग ओबीसीज। ठीक है, अब ओबीसीज है क्या? तो ओबीसीज जो है एक कलेक्टिव टर्म है जो कि यूज किया जाता है कास्ट को क्लासीफाई करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट यूज करती है उन कास्ट को क्लासीफाई करने के लिए जो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड है, डिसएडवांस्ड क्लासेस है। आर्टिकल 340 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि आप कंडीशन बताइए कि आप अपॉइंटमेंट करें वो कंडीशन बताइए कि आप अपॉइंट कर सके कमीशन जो भी बैकवर्ड क्लासेस है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ओके, तो आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग हम कमीशन को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब मैंडेट क्या होता है कमीशन का वो जान लेते हैं। क्या होता है? वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी रिजर्वेशन है उनके बेनिफिट
उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उनका बेनिफिट कैसे मिल रहा है लोगों को, वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 27% रिजर्वेशन जॉब्स और एजुकेशन में चाहिए अमंग द कास्ट और कम्युनिटीज विथ रेफरेंस टू ओबीसी सेंट्रल ओबीसीज लिस्ट, और वर्क आउट द मैकेनिज्म और क्राइटेरिया और नॉर्म और पैरामीटर्स बताते हैं कि सब कैटेगराइजेशन हम कैसे करेंगे ओबीसीज का। कमीशन जो है उन्होंने प्रपोज किया है कि ओबीसीज को जो है 4 सब कैटेगराइज नंबर में डिवाइड करना चाहिए, 1 2 3 4, और स्प्लिट करना चाहिए। जो 27% रिजर्वेशन है वो स्प्लिट करके 2 6 9 और 10% रिस्पेक्टिवली करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो ओबीसीज हैं, ठीक है, ओबीसीज इनको 27% रिजर्वेशन टोटल मिलता है, तो इनको स्प्लिट कर दो 1 2 3 4 कैटेगरी में, एक को 2% दो, एक को 6% दो, एक को 9% दो, एक को 10% रिजर्वेशन दो। ओके, सो ऐसे जो है स्प्लिट करने की बात की गई है। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया है। ओके, सो 11 स्टेट और यूटीज जो है उन्होंने अभी सब कैटेगराइजेशन बोला है ओबीसीज के लिए, रिजर्वेशन मतलब रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशन है उनमें, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। तो दीज आर द 11 स्टेट जिन्होंने रिकमेंड किया है कि उनको चाहिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने बता ही दिया है, लेट्स सी। ओके, फिर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सेटअप की गई है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, और आर्टिकल 338B जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा। तो 338 इज रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट, 338A इज रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब्स, एंड 338B इज रिलेटेड टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। की फंक्शंस क्या है? ऑब्वियसली ग्रीवांस, आपको ग्रीवांस जो है उनको एड्रेस करना है, जो कि अगर रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, वायलेंस वगैरह, और कंप्लेंट को इंक्वायर करना है जो भी उनके राइट्स को और सेफगार्ड्स को डिप्राइव करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, इसमें हर चीज़ तो बताई गई है, आप मुझे बताइए कितने चेयरमैन प्लस कितने मेंबर्स होते हैं और कौन अपॉइंट करता है नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के मेंबर्स को। ओके, तो ये आप हमें कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू डेवलपमेंट विथ रिगार्ड टू 102nd अमेंडमेंट एक्ट। 102nd अमेंडमेंट एक्ट ने जो है 338B आर्टिकल इंसर्ट किया, जो कि मैंने आपको बताया, और 342A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 338B जो है वो पावर, स्ट्रक्चर और ड्यूटीज़ जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से डील करता है, और 342 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप जो है नोटिफाई करिए क्लास एज शेड्यूल, मतलब सोशली, एजुकेशनली एंड बैकवर्ड क्लासेस, एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट कि वो सेंट्रल लिस्ट जो है SEBC की उसको ऑल्टर कर सके। SEBC का मतलब यहाँ पे है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लिस्ट। ठीक है, तो पार्लियामेंट को पावर है कि वो सेंट्रल लिस्ट को जो है वो ऑल्टर कर सकता है, और प्रेसिडेंट को पावर है कि वो नोटिफाई करे कौन से लोग SEBC में आते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी अमेंडमेंट किया है, अमेंडमेंट के लिए बोला है अंडर आर्टिकल 3, मतलब उस किसमें 342A में उन्होंने बोला है कि 3rd क्लॉज भी इंक्लूड करिए, 342A क्लॉज 3, जहाँ पे आप पावर रिस्टोर करिए स्टेट्स की कि वो भी आइडेंटिफाई कर सके ओबीसीज को, जो कि वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट लिस्ट में इंक्लूड कर सके। तो आपको पता होगा कि 2 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो है वो पार्लियामेंट जो है सारी चीज़ें ऑल्टर करता है, और स्टेट लिस्ट में जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑल्टर करती है। तो यहाँ पे बोला है कि 343 क्लॉज 3 जो है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स की जो पावर है उनको रिस्टोर करिए कि वो भी आइडेंटिफाई कर सके ओबीसीज और अपने रिस्पेक्टिव स्टेट लिस्ट में इंक्लूड कर सके। ओके, अनटिल नाउ अभी तक क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास वो फ्री थे कि वो डिसाइड कर सकते थे कि कौन सी कास्ट जो है ओबीसीज लिस्ट में इंक्लूड होगी अपने स्टेट के। सेपरेट ओबीसी लिस्ट जो है वो सेंटर निकालती थी, और हर स्टेट जो है अपना खुद निकालती थी 1993 से। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 4 उन्होंने कन्फर्ट कर दिया पावर स्टेट पे कि आप आइडेंटिफाई करिए और डिक्लेयर करिए एक लिस्ट जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की आप निकालिए, जो कि स्टेट्स को उन्होंने पावर दी। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया ऑन द मराठा रिजर्वेशन हेल्ड दैट ओनली प्रेसिडेंट, मतलब उन्होंने बोला कि सिर्फ प्रेसिडेंट जो है वही किसी कम्युनिटी को डिक्लेयर कर सकता है ओबीसीज, और वो भी किसकी रिकमेंडेशन में? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की रिकमेंडेशन में, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर और ना ही पार्लियामेंट। वो सिर्फ इंक्लूड कर सकते हैं प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन में। ओके, एडिशनली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी
मार्क किया, देयर बीइंग इन फ्यूचर सिंगल लिस्ट होनी चाहिए फ्यूचर में ओबीसीज की, ना कि स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट दोनों होने चाहिए, बिकॉज कंफ्यूजन बढ़ जाता है. दैट शुड बी इशूड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक सिंगल लिस्ट होनी चाहिए ओबीसीज की, जो कि प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, और किसकी रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट इशू करेंगे, किसकी रिकमेंडेशन में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की रिकमेंडेशन में. ओके, ये समझ में आया. नाउ लेट्स कम टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को गेट कोटास अंडर ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर मेडिकल कोर्सेज. ओके, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी अनाउंस किया है कि 27% जो है ओबीसीज का रिजर्वेशन और 10% जो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं इन ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टेट रन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज. तो बोला है कि 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसीज को देंगे, 10% जो है ईडब्ल्यूएस को देंगे, यूजी और पीजी में जो भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको. तो ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो है वो 1986 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज उन स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम एनी स्टेट. So now let's come to the other backward classes and economically weaker section get quotas under all India quota scheme for medical courses. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी अनाउंस किया है कि 27% जो रिजर्वेशन है ओबीसीज को और 10% रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस को इन ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं यूजी और पीजी में, उनको दिया जाएगा. तो अब हम जानते हैं कि ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो है वो क्या है. तो ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो है वो 1986 में इंट्रोड्यूस की गई, जो कि डोमिसाइल फ्री है. मतलब डोमिसाइल फ्री मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले लोगों को मिलेगी, कि हर लोगों को मिलेगी. और मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम एनी स्टेट, जो भी किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं किसी अदर स्टेट में. इट कंप्राइजेस मतलब इसमें 15% जो है यूजी सीट्स को 15% जो है यूजी सीट्स में होंगी और 50% जो है पीजी सीट्स में होंगी इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. ठीक है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. ओके, स्टेट रन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस. इनिशियली अगर बात करें तो पहले जो है रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता था ऑल इंडिया कोटा स्कीम में 2007 तक, बट इन 2007 रिजर्वेशन जो है एससी कम्युनिटीज़ के लिए और एसटी कम्युनिटीज़ के लिए दिया जाने लगा. तो ऑल इंडिया कोटा स्कीम आपको पता होना चाहिए किसके लिए, मेडिकल कोर्सेज के लिए. ओके, फिर आर्टिकल 15 एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर एजुकेशन में आते हैं. तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 आपको क्या बोलता है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट है, उनको जो है उनका एडमिशन जो है उनको एडमिशन में एजुकेशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. तो उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग 27% जो है ओबीसीज रिजर्वेशन दिया गया हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया जाने लगा, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड थे. मतलब 27% रिजर्वेशन जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्लस उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी मतलब इंक्लूडेड थे. ठीक है, बट उसमें मेडिकल और डेंटल जो सीट्स थी वो इंक्लूड नहीं थी अंडर ऑल इंडिया कोटा फॉर ओबीसीज इन स्टेट. इन 2019 अगर बात करें तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 10% जो रिजर्वेशन है वो ईडब्ल्यूएस को भी एक्सटेंड किया गया, बट वो उसमें भी मेडिकल और डेंटल कोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, मतलब वो एक्सक्लूडेड थे. ठीक है, फिर आते हैं रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन लोकल बॉडीज. ओके, सो सेंटर ने अभी कंसीडर किया है कि वो रिव्यू पिटीशन मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ओबीसीज को लोकल गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उनको दिया जाए जब तक वो ट्रिपल टेस्ट स्टेट जो है वो ट्रिपल टेस्ट कंक्लूड नहीं कर लेता है. तो अर्लियर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वो 27% रिजर्वेशन जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस को उन्होंने मतलब फेवर नहीं किया था, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया था ओबीसी को म्युनिसिपल लोकल बॉडीज में. बट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स जो है वो बेस्ड किस पे थे, कृष्णमूर्ति जजमेंट पे बेस्ड थे, स्टार्टिंग दैट बैरियर्स टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. ओके, सो अभी क्या है कि उन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, बट अभी उन्होंने बोला है कि एक रिव्यू पिटीशन जो है सेंटर ने कंसीडर किया सुप्रीम कोर्ट के. तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को तब तक हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे जब तक वो ट्रिपल टेस्ट नहीं कंप्लाई कर लेते. अब ट्रिपल टेस्ट होता क्या है, तो ट्रिपल टेस्ट मतलब ये होता है कि आप एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए जो कि सारे जो इंक्वायरी है वो कंडक्ट करे बैकवर्डनेस से रिलेटेड.
प्रोपोर्शन कितना रिजर्वेशन देना है, कितना रिजर्वेशन रिक्वायर्ड है लोकल बॉडीज में एज पर रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन, उसको स्पेसिफाई करिए, उसको बताइए। और रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, 50% ही एक्सीड होना चाहिए ST SC एंड OBC को, तीनों को मिला के। ओके, सो दिस इज द ट्रिपल टेस्ट हो गया। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अदर बैकवर्ड क्लासेस। नाउ लेट्स कम टू द बेसिक स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिसेंटली केशवानंद भारती जो हैं वो अभी उनका डेथ हुआ है, तो केशवानंद भारती का जो है लैंडमार्क जजमेंट, आपको पता है कि केशवानंद भारती जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अबाउट केशवानंद भारती केस अगर बात करें तो केशवानंद भारती जजमेंट में ने उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये कब आउटलाइन किया था? केरला गवर्नमेंट ने चैलेंज मतलब जो पिटीशन है केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, कि उन्होंने केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था कि लैंड जो है मतलब लैंड एक्वायर कर लिया था गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर कर लिया था किसी भी पर्सन का अंडर केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट, जो कि कंसीडर किया गया कि ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, जो कि एंश्योर किस में है आर्टिकल्स में, आर्टिकल 25, 26 एंड 31। ये जो केस है ये लार्जेस्ट बेंच ने हेड किया था, दैट इज 13 जज बेंच। और इस केस में मतलब इस केशवानंद भारती केस में बहुत सारी चीजें एड्रेस की गई थी, जैसे कि गोलकनाथ केस का इंटरप्रिटेशन किया गया था, फिर आर्टिकल 368 का इंटरप्रिटेशन किया गया था, और वैलिडिटी देखी गई थी 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 25th एंड 29th अमेंडमेंट एक्ट। अब इवोल्यूशन देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम बात करें तो 1951 और 1965 में, सबसे पहले 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया और उसके बाद सज्जन सिंह केस आया, और उसमें बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। ओके, तो इन केसेस में ये बोला था। फिर गोलकनाथ केस आया 1967 में, उन्होंने बोला कि आर्टिकल 368 जो है वो पावर नहीं देता पार्लियामेंट को कि वो अमेंड करे उसको, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड नहीं करेगा। फिर 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो लॉ की तरह नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकता है। फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दो चीज़ें, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 था। सेक्शन 2 जो है उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया, और सेक्शन 3 में उन्होंने बोला कि DPSP को प्रेसिडेंस देना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और उन्होंने जो जुडिशियल रिव्यू वाला हिस्सा था उसको उन्होंने हटा दिया। ओके, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। फिर 1972 में 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, उन्होंने 2 लैंड रिफॉर्म जो है 9 शेड्यूल में ऐड किए। फिर 1973 में केशवानंद भारती केस आया, जिन्होंने बहुत सारे जजमेंट मतलब बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए, और उसके बाद फिर मिनर्वा मिल्स केस आया, SR बोम्मई जजमेंट एंड IR कोहेलो केस जो है इनमें जो लिया गया, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर का मेन मोटो क्या है, केशवानंद भारती केस में क्या हुआ कि क्या आउटकम्स निकले, तो उन्होंने बोला कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो सही है, मतलब उसकी वैलिडिटी बताई। उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है किसी भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, और इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको डिस्ट्रॉय और डैमेज नहीं कर सकते हैं। करेक्टेड जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि आर्टिकल 368 जो है बोथ पावर और प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए दोनों कंटेन करता है, इसलिए अमेंडिंग पावर और लेजिस्लेटिव पावर जो होगी पार्लियामेंट की वो दोनों अलग होगी। अदर जजमेंट में उन्होंने बोला कि 25th और 29th अमेंडमेंट जो है, उन्होंने बोला वैलिडिटी, उनकी वैलिडिटी बताई, और उन्होंने बोला कि 25th अमेंडमेंट में जो सबसे थर्ड क्लॉज था, दैट इज कि जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको एग्जेम्प्ट किया उन्होंने बोला जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है, और उन्होंने बोला कि प्रीएम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दैट्स वाई प्रीएम्बल जो है अमेंडेबल है, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट में प्रीएम्बल अमेंड किया गया था, और उसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। कैन यू प्लीज मुझे आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझे प्लीज मैसेज करिएगा कि कौन से 3 वर्ड्स जो है 42nd अमेंडमेंट में प्रीएम्बल में जोड़े गए थे। ओके, नाउ लेट्स कम टू वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रक्चर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जानना। पहला है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर टू द सिटीजन्स, मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन of power between the legislature, executive and judiciary, unity and integrity of the nation, power of judicial review, harmony and balance between the fundamental rights and DPSP, parliamentary system, rule of law, principle of equality, freedom and fair election, independence of judiciary,
limited power of the parliament and effective access to justice principle underlying fundamental rights, power of supreme court under article 32, 136, 141 and 142, and power of high court under article 226 and 227. तो रिट jurisdiction जो है वो भी हमारा किस में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स कम टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई नो आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी का, आपको पता है उसमें दिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बोला है कि पीआईएल जो फाइल हुई थी 2019 में, तो उन्होंने बोला था कि इम्प्लीमेंटेशन जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो एक पब्लिक पॉलिसी है और इसके लिए भी कोई भी डायरेक्शन जो है कोर्ट दे ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो ठीक है, तो वो पब्लिक पॉलिसी है. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब एक ही चीज़, मतलब हर जगह एक ही चीज़ अप्लाई होना, दैट इज यूनिफॉर्मिटी. ओके, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एक लॉ पूरे एंटायर कंट्री को डील करे, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. और वो सारे रिलीजियस कम्युनिटीज पे एप्लीकेबल हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पारसीज हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, सबके ऊपर एक लॉ एप्लीकेबल हो इन रिलेटेड टू सिविल मैटर्स, जैसे कि मैरिज हो गए, डाइवोर्स हो गए, इनहेरिटेंस हो गया, एडॉप्शन हो गए, इनसे रिलेटेड जो है एक ही लॉ हो एंटायर कंट्री में. अब जैसा कि मैंने बताया ऊपर कि आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स को, मतलब यूसीसी के प्रिंसिपल्स को ले डाउन करता है. स्टेटस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड्स इन इंडिया अगर बात करें तो इंडिया जो है इंडियन लॉज जो हैं वो यूनिफॉर्म कोड फॉलो करते हैं, बट बहुत ज़्यादा सिविल केसेस में करते हैं, क्रिमिनल केसेस में नहीं करते और ना कि पर्सनल केसेस में करते. स्टेट्स हाउ एवर हैव made hundreds of amendments and therefore in certain matters the diversity even under their secular civil laws. ठीक है, तो सेकुलर सिविल लॉज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. तो बहुत सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट बनाया था, बट बहुत सारे स्टेट जो है वो मानने के लिए रेडी नहीं है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. गोवा जो है सिर्फ एक स्टेट है हमारे इंडिया का जो कि यूसीसी, जिसके पास यूसीसी है इन द फॉर्म ऑफ कॉमन फैमिली लॉ. ओके, तो गोवा जो है ओनली स्टेट है. अगर क्वेश्चन आए विच स्टेट, दैट इज गोवा. अब बैकग्राउंड अगर बात करें यूसीसी की, तो प्री इंडिपेंडेंस और कॉलोनियल एरा की बात करें तो लेक्स लॉक्सी रिपोर्ट आई थी अक्टूबर 1840 में. उन्होंने बोला था, इंपॉर्टेंस बताया था कि हमको यूनिफॉर्म कॉडिफिकेशन जो है लॉ का, इंडियन लॉ का कॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. बट उन्होंने बोला था इस यूनिफॉर्म सिविल, मतलब जो भी कॉडिफिकेशन किया था उसमें हिंदू और मुस्लिम्स जो लॉज थे, पर्सनल लॉज थे, उनको अलग रखा था. फिर क्वींस 1859 प्रोक्लेमेशन आया था. उन्होंने बोला था कि रिलीजियस मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है. फिर BN राव कमेटी आई, उन्होंने बोला कि हिंदू लॉ को कोडिफाई करिए इन 1941. पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो हिंदू कोड बिल आया जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था. उन्होंने बोला था कि हिंदू लॉज को रिफॉर्म करिए जो कि लीगलाइज करे डाइवोर्स, अपोज करे पोलिगेमी, और जो डॉटर्स हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करें. हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था 1956 में, उन्होंने अमेंड किया था और लॉ को कोडिफाई किया था, इंटर स्टेट एंड विल सक्सेशन अमंग हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड दिस. बट उसके लिए सेपरेट पर्सनल लॉज जो है मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसीज के लिए बनाए थे. फिर लैंडमार्क कोर्ट केसेस आए थे, जैसे कि सारला मुदगल केस हो गया, शाह बानो केस हो गया, डेनियल लतीफ़ी केस हो गया. उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला था कि हमको यूसीसी की तरफ मूव करना चाहिए. तो दैट इज़ द यूनिफॉर्म सिविल कोड. आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स कम टू एंटी कन्वर्जन लॉज. वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं. तो कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने अभी कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पास किया है 2021, जो कि रिफर किया है उसको रिफर किया है एज एन एंटी कन्वर्जन बिल. स्टेट्स जिनके पास एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, 9 स्टेट हैं करंटली जहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉज है, तो ये 9 स्टेट आप पढ़ लीजिएगा. नाउ लेट्स कम टू हिस्ट्री ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉज इन इंडिया. तो प्री इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो ये हिंदू प्रिंसली स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया था 1930s और 1940s में, जब क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे और हमारे यहाँ के रिलीजन को अफेक्ट कर रहे थे. तब ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि उनको प्रिवेंट करें क्रिश्चियन मिशनरीज को, कि वो हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन ना फैलाएं, मतलब हमारे जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखें. तो बहुत सारे एक्ट्स आए थे. फेल्ड अटेम्प्ट्स एट नेशनल लेवल अगर बात करें तो 1954 में इंडियन कन्वर्जन बिल हुआ, उसको इंट्रोड्यूस किया बट फेल हो गया. फिर बैकवर्ड कम्युनिटीज बिल आया, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल आया, बट वो फेल्ड हो गया बिकॉज पार्लियामेंट्री सपोर्ट उनको नहीं मिला. अब करंट स्टेटस की अगर बात करें तो लॉ मिनिस्ट्री ने बोला कि जो हमारा एंटी कन्वर्जन बिल है वो प्योरली स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट का पूरा हाथ होना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट जो है वो मतलब पार्लियामेंट जो है ये नहीं कि पार्लियामेंट लॉ बनाए एंटी कन्वर्जन बिल पे
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही नहीं है, बिकॉज वो हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए स्टेट उस पर लॉ बनाएगी, प्योरली स्टेट का डोमेन है। अब इंपॉर्टेंट कोर्ट वर्डिक्ट ऑन एंटी कन्वर्जन लॉज की अगर बात करें तो रेफ स्टेनलेसिस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 कोर्ट ने अपहेल किया कि जो एंटी कन्वर्जन स्टेटस था मध्य प्रदेश और उड़ीसा का, उन्होंने कोर्ट ने बोला कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनली उनको वैलिड किया कोर्ट ने। उन्होंने बोला कि एक रिलीजन को प्रोपोगेट करना फ्रीडम, मतलब किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट करना फ्रीडम है, मतलब आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। बट उन्होंने बोला कि ये नहीं ग्रांट करता कि आप किसी अनदर पर्सन को कन्वर्ट करें, ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है। डिड नॉट ग्रांट अ फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन, मतलब अपने रिलीजन में किसी और पर्सन को कन्वर्ट करें। बेंच ने रूल्ड किया दैट द पर्पसिव कन्वर्जन वुड इम्पिंज ऑन फ्रीडम ऑफ कंसाइंस गारंटीड टू द ऑल सिटीजन्स। कोर्ट ने यह भी बोला कि एंटी कन्वर्जन एक्ट्स जो है वो एंट्री 1 एंड लिस्ट 2 ऑफ 7 शेड्यूल में आते हैं, मतलब स्टेट लिस्ट में आते हैं, एज दे आर मेंट टू अवॉइड डिस्टर्बेंस टू अ पब्लिक ऑर्डर बाय प्रोहिबिटिंग कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर इन मैनर रिप्रहेंसिव टू द कंसाइंस ऑफ द कम्युनिटी। अब सरला मुदगल केस आया 1995 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट कन्वर्जन टू इस्लाम वॉज नॉट वैलिड इफ डन ओनली इन ऑर्डर टू एबल टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी। अगर सिर्फ पॉलीगैमी प्रैक्टिस करने के लिए आपको कन्वर्जन करना है इस्लाम में, तो वो वैलिड नहीं है। फिर लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आया। कोर्ट ने हाईलाइट किया द नीड फॉर इंस्ट्रिंजेंट पनिशमेंट ओवर एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड थ्रेट इन केसेस ऑफ इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ मैरिजेस। फिर एम चंद्र वर्सेस एम तंगमुथु एंड अनदर 2010 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कन्वर्जन के लिए कुछ टेस्ट प्रूव करना पड़ेगा। पहला है कि वहाँ पे कन्वर्जन होना चाहिए, दूसरा है कि कम्युनिटी जो है, जो भी पर्सन कन्वर्ट हो रहा है किसी भी चीज़ में, किसी भी रिलीजन में, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कम्युनिटी रेडी होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द एंटी कन्वर्जन बिल। नाउ लेट्स कम टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो रिसेंटली तुलु स्पीकर्स ने डिमांड किया है कि उनको ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस दिया जाए और उनको 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। तो तुलु जो है ये क्या है, एक द्राविडियन लैंग्वेज है जो मोस्टली 2 कोस्टल स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे केरला और कर्नाटका के, वहाँ बोला जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो पार्ट 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, जिसमें आर्टिकल 343 से 351 तक आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो 8 शेड्यूल में दिया हुआ है। लैंग्वेजेस जो है हमारी ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बताता कि किस तरह हम ऑफिशियल लैंग्वेज को इंक्लूड करेंगे, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता कि कौन सी डिफरेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं स्पेसिफाई करता कि कौन से स्टेट की कौन सी लैंग्वेज होगी। बट आर्टिकल 345 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि लेजिस्लेचर जो है हमारे स्टेट का, वो कोई भी एक और एक से ज़्यादा लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकता है जो कि स्टेट में यूज़ हो रही है, या फिर हिंदी अडॉप्ट कर सकता है अपने ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। अब सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतने लोग बोलते हैं कि हमारी लैंग्वेज को इंक्लूड कर लो, हमारी लैंग्वेज को इंक्लूड कर लो? तो सिग्निफिकेंस ये है कि 8 शेड्यूल रिकग्निशन एज एन, मतलब 8 शेड्यूल में अगर कोई चीज़ आ गई है तो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाता है। दूसरा, साहित्य अकेडमी जो है वो रिकग्नाइज करती है लैंग्वेज को और बुक्स को इंडियन लैंग्वेज के अंदर। और MP MLAs जो है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में बोल सकते हैं। और सिविल सर्विसेज का जो भी एग्जाम होता है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, उसमें जो है इस लैंग्वेज में बच्चे जो है कुछ मतलब लिख सकते हैं, ओके, राइट कर सकते हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। नाउ लेट्स कम टू लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस इन 8 शेड्यूल। तो सबसे पहली है आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सांथली, मैथिली एंड डोगरी। तो सांथली, मैथिली और डोगरी जो है वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड की गई है, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स भी आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोऑपरेटिव्स जो है हमारा जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद हमारा DPSP में भी जोड़ा गया, और उसके बाद फिर हमारा पार्ट 9B बना, जिसमें कोऑपरेटिव्स के लिए ही पूरी चीज़ें दी गई हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स होता क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं। तो अभी ये न्यूज़ में है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बना दिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन किससे
मतलब किसने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब कोऑपरेटिव्स होता क्या है, कोऑपरेटिव्स एक वॉलेंट्री एसोसिएशन, वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब हम सब मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे 4-5 फ्रेंड हैं, हमने एक एसोसिएशन बनाया कि हमारी नीड है कि हमको यूपीएससी मतलब हमको कुछ ऐसा चाहिए, मतलब हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर फार्मर्स एक कोऑपरेटिव बनाते हैं तो फार्मर्स को जब अपनी नीड्स पूरी करनी होती है तो फार्मर्स जो है एक कॉपरेशन बनाते हैं, तो दैट इज कोऑपरेटिव्स। तो ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का जिनके कॉमन नीड्स होते हैं, जो एक साथ आते हैं कॉमन इकोनॉमिक गोल्स और इंटरेस्ट के लिए। इट इंक्लूड्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स एटसेट्रा। अब बताएं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स अगर बताएं तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज है। अब अगर बात करें तो कोऑपरेटिव्स हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, हमको पता कहाँ से चला, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे पहली बार ब्रिटेन में हुआ था 1844 में, और फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो इनिशिएट किसने किया था, रॉबर्ट ओवन ने किया था 1844 में, जिसको रोचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पॉइंटर्स बोला था। और उस सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी पुअर्स हैं, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास गुड्स नहीं है, उनको एक लोअर प्राइस में गुड्स को प्रोवाइड करना और मिडिल मैन को एलिमिनेट करना और बेटर सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड करना। ओके, सो दिस इज द ब्रिटेन में अडॉप्ट हुआ था। नाउ लेट्स कम टू 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। ये जो है ये प्रोवाइड करता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स फंडामेंटल राइट बना। फिर 43B में जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, उन्होंने बोला कि स्टेट को प्रमोट करना चाहिए, वॉलंटरी फॉर्मेशन करना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। फिर पार्ट 9B भी इंसर्ट किया गया। ये जो है डील करता है किससे, जो भी टर्म्स है मेंबर के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑफिस बेयरर्स के, उनसे डील करता है। फिर पार्ट 9B जो है एक्सटेंड किया गया फ्रॉम आर्टिकल 243ZH टू 243ZT। अब अगर इंडिया में बताएं तो जो सर फेडरिक निकोलसन है उनको फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट बोला जाता है कंट्री में। सर फेडरिक निकोलसन जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टडी की है फार्मर्स की आफ्टर मद्रास फेमाइन, एंड उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की 1895 में। उन्होंने बोला कि कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो है वो स्टैब्लिश करिए और कोऑपरेटिव बैंक्स बनाइए। अब गवर्नेंस की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव्स हमने बताया जैसे कि 7 शेड्यूल में आता है, दैट इज स्टेट लिस्ट में आता है हमारा कोऑपरेटिव। फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स जो है फंडामेंटल राइट्स है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स है जो कि डीपीएसपी में मेंशन है 43B में। फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि जो भी सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनके ऑपरेशन को रजिस्टर करें एक और एक से ज़्यादा स्टेट में। ठीक है, अब आते हैं रिलेटेड न्यूज़ में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ पार्ट जो है 97th अमेंडमेंट का उसको एन्योल किया, एंड पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि जो 97th अमेंडमेंट एक्ट है वो सिर्फ पार्लियामेंट ने अपने आप ही पास कर दिया, स्टेट लेजिस्लेचर से कोई भी रेटिफिकेशन नहीं आया। जैसे कि हमको ऊपर पता चला कि हमारा जो कोऑपरेटिव्स है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए कुछ पार्ट जो है उनका हटाया गया। और कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया कि जो पार्ट 9B है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑपरेटिव तभी होगा एज इट कंसर्न्स विद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोथ विद इन स्टेट एंड यूटीज। ओके, सो दिस इज द कोऑपरेटिव्स, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने अभी होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो भी रिक्वायर्ड प्रोफेशनल्स OCIs हैं, जैसे कि जर्नलिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, उनको सारी एक्टिविटीज़ जो है इंडिया में जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं उनके लिए उनको नोटिफाई करना पड़ेगा। तो OCI ने बोला कि हम क्यों नोटिफाई करें, तो इश्यूज़ क्या है, क्यों इतना वो आर्ग्यू कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो भी हम OCIs हैं और हम फॉरेनर, मतलब हम फॉरेनर अगर हैं तब भी हमको रिपोर्ट करना है, और अगर हम OCI है तब भी रिपोर्ट करना है। तो हमारे और फॉरेनर मतलब OCI और फॉरेनर में अंतर ही क्या रह गया। फिर एक्स और बेंटली अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा फीस है अंडर द NRI कोटा कैनॉट, जो कि बहुत सारे OCI अफोर्ड नहीं कर सकते। और इंडिया डोमिसाइल्ड OCI स्टूडेंट जो है, जो इंडिया में मतलब जिनका डोमिसाइल इंडिया ही है, वो जो स्टूडेंट है उनको डोमिसाइल स्टेटस ना ही इंडिया में मिलता और ना ही जहाँ पे जिस कंट्री का उन्होंने सिटीजनशिप लिया है वहाँ का मिलता। ओके, सो ये इश्यूज है। नाउ लेट्स कम टू एलिमेंट ऑफ कंपैरिजन। तो NRI और OCI में डिफरेंस क्या होता है। तो हु की बात करें तो NRI कौन होते हैं, ये एक इंडियन सिटीजन होते हैं जो कि ऑर्डिनरी इंडिया के आउटसाइड रहते हैं बट इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, मतलब इनके पास इंडिया का पासपोर्ट रहता है। और OCI जो होते हैं, OCI वो पर्सन रजिस्टर्ड होते हैं एज अ OCI कार्ड होल्डर,
मतलब सेक्शन 7A जो है हमारे सिटीजनशिप एक्ट का, उसके अंदर रजिस्टर किए जाते हैं। OCI जो होते हैं वो इंडियन ओरिजिन के होते हैं, बट वो फॉरेन पासपोर्ट होल्ड करते हैं। ओके, याद रखिए इंडियन ओरिजिन होते हैं बट उनका फॉरेन पासपोर्ट होल्ड करते हैं। अब क्या क्या बेनिफिट जो है NRIs को अवेलेबल होते हैं, तो NRIs को सारे बेनिफिट अवेलेबल होते हैं जो हमारे सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं। अगर गवर्नमेंट उसमें से कुछ चीज़ हटा दे तो वो अलग बात है। फिर OCI की बात करें तो मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है इंडिया में विजिट करने का। रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्टेड होते हैं कि कितने भी टाइम के लिए वो इंडिया में रह सकते हैं। पैरिटी विद NRIs की बात करें तो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल फील्ड में उनको पैरिटी होती है। इंटर कंट्री अडॉप्शन कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स परसुइंग प्रोफेशंस जैसे कि डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स। और पैरिटी विद इंडियन नेशनल, जैसे कि अगर आप नेशनल पार्क जा रहे हैं तो वहाँ पे एंट्री फीस आपको सेम लगेगी। एयर फेयर टैरिफ्स भी सेम होता है डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए। अब किस चीज़ में वो NRIs से अलग है, तो दैट इज़ NRIs जो है वो एग्रीकल्चर, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ जो है वो बाई कर सकते हैं, वो मतलब वो एक्वायर्ड कर सकते हैं, बट NRIs OCIs जो है वो एक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर अलाउड टू इनहेरेंट एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज फ्रॉम एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। जो भी रेसिडेंट है इंडिया का वहाँ से वो ले सकते हैं। अब आते हैं हाउ कैन वन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। तो जो NRIs होते हैं वो इंडियन सिटीजन ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, जैसे कि पहले ही बता दिया। पर जो OCI होते हैं, सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, उसमें पर्सन जो है रजिस्टर्ड है OCI फॉर 5 ईयर्स के लिए अगर रजिस्टर्ड है, और वो रजिस्ट्रेशन मतलब एप्लीकेशन से पहले अगर 12 महीने रह लिए इंडिया में, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया के बन गए, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप के लिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू डू यू रिमेंबर। अगर बात करें तो सिटीजनशिप जो है आपको पता होना चाहिए, पार्ट 2 में आता है और आर्टिकल 5 to 11 में आते हैं जो कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से डील करते हैं। फिर सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, वो एक्विजिशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और 3 टाइप के इंडियन सिटीजनशिप लूज, मतलब इन 3 ways ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप, रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। याद कर लीजिए, जो ये है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया है कि 3 टाइप से कैसे डेप्राइव होते हैं, बट ठीक है। तो ये किसके अंदर मेंशन किया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। अब सिटीजनशिप जो है वो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल सब्जेक्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है पीरियोडिकली वो पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को, डेलीगेट करती है कि वो अपने गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू वो निकालें। और 13 डिस्ट्रिक्ट जो है 5 स्टेट के, वो उन्होंने एम्पावर किया है कि वो सिटीजनशिप ग्रांट करेंगे उन लोगों को जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज द सिटीजनशिप। नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि अभी 75 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। पहली सिटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की December 9, 1946 में, तो आज उसको 75 ईयर्स हो गए हैं, मतलब December 9 को 75 ईयर्स हो गए थे। तो फर्स्ट टाइम वो कहाँ मिली थी, न्यू दिल्ली में मिली थी, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस में। वो किसके थ्रू मिली थी, वो जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 का, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिएट किया था। और असेंबली जो है रिकॉग्नाइज किसके अंदर हुई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 का, उसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड हुई थी। ओके, फॉर्म किसने किया था, कैबिनेट मिशन प्लान ने फॉर्म किया था और क्रिएट किया था मतलब, और रिकॉग्नाइज किसने किया, रिकॉग्नाइज कौन से एक्ट के अंदर हुई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब कंपोजिशन की बात करें तो मेंबर जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे उन मेंबर से जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में थे, और जो भी जो रिकमेंड किया कैबिनेट मिशन ने। अरेंजमेंट जो है मतलब 292 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होंगे थ्रू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 93 मेंबर्स जो है इंडियन प्रिंसली स्टेट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और 4 मेंबर जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। हाउएवर एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन अगर बात करें तो माउंट बेटन प्लान 3 जून 1947 को जब आया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पाकिस्तान की वो अलग बनी, और कुछ प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो मेंबरशिप जो है कितनी बच गई, कितनी बनी, 299। तो पहली सिटिंग जो है असेंबली की वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने प्रिसाइड किया था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल लिए, 11 मंथ एंड 7 डेज फॉर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ लेट्स कम टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्ट किया सेंटर को कि आप जो है प्रमोशन में मतलब PWDs को रिजर्वेशन दीजिए प्रमोशन में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है जो है इंस्ट्रक्शन जो है ये राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के थ्रू किया गया है।
मतलब 4% आपको रिजर्वेशन देना है जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। तो उसमें बोला गया कि पर्सन जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो डिफाइन किया गया है PWD एक्ट में। उन्होंने बोला पर्सन जो कि नॉट लेस देन 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, मतलब 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी नहीं हो एज सर्टिफाइड बाई सर्टिफाइंग अथॉरिटी, और 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी जो है उस एक्ट के अंदर बताई गई है। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस, तो सिद्ध राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जनवरी 2020 जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि PWDs जो है हैव राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन एज वेल एज इन रिक्रूटमेंट। तो मतलब रिक्रूटमेंट में भी करना है और प्रमोशन में भी करना है, बट ये जो है सेंटर ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड केसेस, तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया कि रिजर्वेशन जो है PWDs को वो ग्रुप ए, ग्रुप सी, डी में भी करना पड़ेगा, और राजीव कुमार गुप्ता केस में भी वही बोला गया है। ठीक है, अब आते हैं गवर्नमेंट एड। वेट अ मिनट, हाँ, नाउ लेट्स कम टू द गवर्नमेंट एड। तो ये क्यों है न्यूज़ में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला कि राइट टू गवर्नमेंट एड जो है वो आर्टिकल 30 के अंदर फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 30 क्लॉज 2 क्या बोलता है, वो बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट अगर एड प्रोवाइड कर रही है तो माइनॉरिटीज़ को भी करेगी और नॉन माइनॉरिटीज़ को भी करेगी। किसी भी ग्राउंड पे उनको मतलब जैसे कि रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, उन ग्राउंड्स पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। बट आर्टिकल 30 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। उन्होंने बोला है एडेड इंस्टीट्यूशन के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी डिफरेंस नहीं करेगी। बट अगर इंस्टीट्यूशन खुद बोलता है कि हमको ये एड एक्सेप्ट नहीं करना और हमको अपने कंडीशन से चलना है, तो वो अपने ओन वे में मूव कर सकता है और ग्रांट को डिक्लाइन कर सकता है। ओके, तो गवर्नमेंट एड जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर आते हैं सिडिशन। तो सिडिशन आपको पता होना चाहिए, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। तो सेक्शन 124 क्लॉज ए जो है इंडियन पीनल कोड का, उन्होंने सिडिशन को डिफाइन किया है। उन्होंने सिडिशन को क्या बोला है कि वो ऑफेंस जो भी कोई भी पर्सन करता है, मतलब कोई भी पर्सन जब बोलता है किसी बाय वर्ड, बाय साइन, बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कहीं भी हेट्रेड लाता है पूरे कम्युनिटी में, पब्लिक ऑर्डर को इफेक्ट करता है, डिसअफेक्शन करता है, मतलब गवर्नमेंट की बुराई करता है, गवर्नमेंट को बहुत गलत बोलता है, जिसके कारण पब्लिक में बहुत ज़्यादा हेट्रेड आ जाती है, तो उसको हम सिडिशन बोलते हैं। ये क्या है, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ये पनिशमेंट जो है प्रोवाइड करता है इम्प्रिजन फॉर लाइफ एंड इम्प्रिजन अप टू 3 years विद फाइन। वेरियस वर्डिक्ट इन राम थापर केस, केदारनाथ केस, कन्हैया कुमार केस में उन्होंने बोला है कि सिडिशन से तभी एप्लीकेबल होगा जब पब्लिक ऑर्डर का डिसरप्शन होगा, वॉलेंट्री ओवरथ्रो अ लॉफुल गवर्नमेंट, मतलब वॉयलेंट आप कोई एक्टिविटी करेंगे और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है और पब्लिक थ्रेटनिंग होगी, तभी जो है सिडिशन एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं हेट स्पीच। तो हेट स्पीच जो है अभी होम मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किया है ए रिफॉर्म एंड ऑफेंस रिलेटिंग टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आपको बताएं तो हेट स्पीच की कोई ऐसी क्लियर डेफिनेशन नहीं है इंडियन पीनल कोड में, ठीक है। और बट ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने हेट स्पीच को बोला है वो लैंग्वेज जो इंसल्ट करता है किसी भी पर्सन का बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, कास्ट, डिसेबिलिटी, किसी भी चीज़ को लेकर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर, किसी भी चीज़ों को लेकर अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है किसी को डिसइंडिग्रेट करता है, उनकी इंसल्ट करता है, तो दैट इज़ हेट स्पीच। ठीक है, लीगल प्रोविजन अगर बात करें हेट स्पीच की, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें दिया गया है। फिर सेक्शन 124A ऑफ IPC, दैट इज अभी हमने पढ़ा क्या है हमारा सिडिशन लॉ। फिर 153A, 153B, फिर 505 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, फिर 267 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 और सेक्शन 124 क्लॉज ए क्या है। फिर विश्वनाथ कमेटी आई 2019 में, बहुत सारी कमिटीज़ ने रिकमेंडेशन प्रोवाइड किए। उन्होंने बोला कि कुछ जो चीज़ें हैं सेक्शन उसमें इंक्लूड करिए, तो मतलब अगर ऑफेंस रिलेटेड टू ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर इक्वालिटी, तो उसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करिए। फिर बेस बरुआ कमेटी आई 2014 में, तो ये भी किससे रिलेटेड है हमको आपको पता होना चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू स्टेट, दैट इज रिलेटेड टू हेट स्पीच। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेक्रिलेज। सेक्रिलेज क्या है, सेक्रिलेज का मतलब क्या होता है पहले वो बताते हैं। ब्लास्फेमी, उसका मतलब होता है कि किसी भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट को ट्रीट करना, मतलब उस तरह से ट्रीट करना, मतलब जो भी उनको इज्जत है, जो भी उनका रिस्पेक्ट है, उसको ना प्रोवाइड करके जो वो
डिजर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्रिलेज। ठीक है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी सेंटर को लिखा है कि आप स्टेट बिल को एसेंट प्रोवाइड करिए जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट देता है उनको जो भी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, दिस क्रिएशन ऑफ रिलीजियस क्लब्स ऑफ फोर रिलीजन। तो सेक्शन 25 इंडिया जो है आपको पता है सेकुलर स्टेट है जो कि सारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है। तो सेक्शन 295 295A 296 जो है इंडियन पिनल कोड ये डील करते हैं इससे। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए। सेक्रिलेज क्या होता है, दैट इज किसी भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट को इस तरह ट्रीट करना, मतलब उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देना जितनी रिस्पेक्ट वो चाहते हैं, मतलब डिजर्व करते हैं। फिर आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आर्टिकल 22 जो है फंडामेंटल राइट्स का, वो हमारा प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन से डील करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी पर्सन को अरेस्ट से पहले और डिटेंशन देता है इन सर्टेन केसेस। और ये आर्टिकल सर्टेन इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल को हम किडनैप, मतलब जो भी इंडिविजुअल को हम अपने इन्वेस्टिगेशन उसमें ले रहे हैं तो उनको इंडिविजुअल्स को ये भी पावर देते हैं, मतलब उनको ये देते हैं कि आप जो है किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है आप वो जाने, आप कंसल्ट कर सकें किसी से और आपको लीगल प्रैक्टिशनर मिलना चाहिए। ठीक है, हाउएवर ये जो है आर्टिकल 22 वो एलियन पे एप्लीकेबल नहीं होता, जो भी मतलब एलियन जो कंट्रीज हैं उन पे, तो राइट्स आर एन ग्रांटेड टू एलियन और अ पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस। ठीक है, ओके, अब ये क्यों है न्यूज़ में वो देख लेते हैं। तो बंका स्नेहा सिविल स्टेट ऑफ तेलंगाना के सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि प्रोविजन जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स को फॉलो करने के लिए नहीं यूज़ करेंगे। ये सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा पब्लिक ऑर्डर डायरेक्टली इफेक्ट हो। ठीक है, कि ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो उसके लिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज़ कर रहे हैं। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वो एक्शन होता है जब कोई भी पर्सन, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कोई क्राइम करने वाली हूँ और किसी सामने वाली अथॉरिटी को लग रहा है कि मैं कोई क्राइम करने वाली हूँ, तो पहले ही उस क्राइम को प्रिवेंट कर दिया जाए मुझे उसमें लेकर। ठीक है, तो सस्पेशन के उसके लिए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब पहले ही प्रिवेंट कर देना। ओके, सो दिस इज द कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। नाउ लेट्स कम टू राइट टू प्रोटेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑब्जर्व किया कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है फार्मर्स का, वो ट्रैफिक और पब्लिक मूवमेंट को हिंडर नहीं कर रहा है। तो राइट टू प्रोटेस्ट किसमें दिया है, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी, उसमें जो है राइट टू प्रोटेस्ट क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। बट राइट टू प्रोटेस्ट विदाउट आर्म्स, एक्सप्रेस देयर व्यूज थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट एंड स्ट्रेंथ, ये क्या करते हैं, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं। बट ये जो राइट है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बिकॉज बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो गया, ठीक है, डिफेमेशन हो गया। तो ये सब कुछ ग्राउंड्स हैं जिसपे वो मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं। अब राइट टू बी फॉरगेटन, तो राइट टू बी फॉरगेटन का मतलब यही होता है कि जो भी आपका डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, कहीं पर भी एप्लीकेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है, अगर वो नीडेड नहीं है, अगर वो अब ज़रूरी नहीं है, यूज़ के लिए नहीं है, तो उसको डिलीट करना, तो दैट इज़ मतलब उसको रिमूव करना उस साइट से, दैट इज़ कॉल्ड राइट टू बी फॉरगेटन। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी बोला है कि राइट टू बी फॉरगेटन देना चाहिए इंडिविजुअल को। ठीक है, बट हमारे इंडिया में कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है इसको लेकर। बट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो राइट टू बी फॉरगेटन मतलब और राइट टू इरेज अ डेटा वो नहीं देता, मतलब उस पर कोई स्पेसिफिक राइट नहीं दिया गया है। बट यूरोपियन GDPR जो है वो देते हैं। ओके, अब आते हैं आर्टिकल 311 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट इज रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर टीचर जो है अभी टर्मिनेट हो गए हैं बिना इंक्वायरी के, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। मतलब उन्होंने कुछ किया होगा तो बट इंक्वायरी नहीं की, उनको पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया। तो उन्होंने आर्टिकल 311 क्लॉज 2 बोलता है कि आपको पहले किसी भी टीचर, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने से पहले प्रायर इंक्वायरी करनी पड़ेगी उनके रिमूवल और डिसमिसल के लिए। हाउएवर वो ये भी क्लॉज 2 जो है उसका एक वो भी बताता है कि प्रेसिडेंट और अगर गवर्नर सेटिस्फाइड है कि ये हमारे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए प्रायर इंक्वायरी नहीं लेनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज आर्टिकल 311, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर।
फिर आते हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल्स। तो आसाम गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर किया है स्टेट पुलिस बॉर्डर्स को विंग को कि वो जो है कुछ गुरखास के अगेंस्ट जो भी केसेस हैं उनको फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में ट्रांसफर ना करें। ठीक है, तो अब जानते हैं फॉरेन ट्राइब्यूनल्स होते क्या है। तो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं दे आर द क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो कि फॉरेन ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर 1964 के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं, जहाँ पे वहाँ फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो है उनको ओपिनियन देना पड़ता है कि ये पर्सन जो है वो फॉरेनर है या नहीं है। मतलब इसको जो है फॉरेनर्स एक्ट के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा फॉरेनर्स या फिर फॉरेनर्स नहीं है। तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप प्रोविजन बनाइए रिगार्डिंग फॉरेनर्स की एंट्री का और डिपार्चर का। ये सबसे पहली बार सेटअप हुआ था 1964 में और ये यूनिक है आसाम में। तो याद कर लीजिए फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो है वो जनरली आसाम में ही बनाए जाते हैं, मतलब यूनिक है। बाकी जगह जो फॉरेनर्स डिपोर्ट होते हैं वो पुलिस बताती है और लोकल कोर्ट्स जो हैं वो उनको डिपोर्ट करते हैं। अब फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं दो टाइप के केसेस लेते हैं। पहला तो अगर बॉर्डर पुलिस ने किसी ने रेफरेंस दे दिया कि ये पर्सन जो है फॉरेनर हो सकता है या नहीं हो सकता वो, और दूसरा है डाउटफुल वोटर्स जिनका नेम इलेक्टोरल रोल्स में मेंशन ना हो, उनको बोला जाता है डाउटफुल वोटर्स, तो उनके अगेंस्ट। और फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो है वो कौन से मेंबर हेड करेंगे, जो भी रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होंगे वो, ब्यूरोक्रेट और लॉयर जिनको मिनिमम 7 ईयर्स उनको एक्सपीरियंस हो लीगल प्रैक्टिस में, तो वो। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी अमेंड किया है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964। उन्होंने एम्पावर किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और सारे स्टेट्स के और यूटीज के वो जो है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे। पहले क्या था कि सेंटर स्टेब्लिश करती थी, अब क्या है अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है स्टेट और यूटी के वो स्टेब्लिश करेंगे ट्राइब्यूनल्स को, और वही टू डिसाइड वेदर अ पर्सन जो है इलीगली इंडिया में रह रहा है, इंडिया में इज अ फॉरेनर और नॉट। ठीक है, तो दिस इज द फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट। नाउ फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, नाउ लेट्स अब मैं ये चैप्टर जो है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ये मैं आपको थोड़ी देर से पढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।